मैं हूं सरबर खचांग एक नई वीडियो के साथ एमडी कैट सिलेबस 2024। और डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के बारे में। बैक्टीरियल सेल, उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं और उनसे कौन कौन से एमसीक्यूज बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो बिना ताखीर चलते हैं अपने स्ट्रक्चर की तरफ और वी हैव टू क्लैरिफाई दिस स्ट्रक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको स्ट्रक्चर थोड़ी बनानी पड़ेगी और यहाँ से एमसीक्यूज कौन कौन सा निकल सकते हैं। तो सबसे पहले कि वी हैव टू गो थ्रू द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि ये सबसे पहले जो है वो बाहर वाली स्ट्रक्चर, ये जो आपके सामने है उसको हम स्लाइम कहते हैं। कि स्लाइम आउटर मोस्ट पार्ट होता है बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर। लेकिन याद रख लें कि इसमें दो स्ट्रक्चर्स होती है, एक वेरिएबल स्ट्रक्चर होती है, एक दूसरी नॉन वेरिएबल स्ट्रक्चर होती है या इनवेरिएबल स्ट्रक्चर। तो वेरिएबल स्ट्रक्चर वो होती हैं जो मुख्तलिफ बैक्टीरियाज में पाई जाती हैं, मतलब सब में नहीं पाई जाती। लेकिन इनवेरिएबल वो स्ट्रक्चर होती है जो सब में पाई जाती है। जैसे कि इनवेरिएबल स्ट्रक्चर में हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है तमाम बैक्टीरियाज में जो है वो पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन तमाम बैक्टीरियाज में पाई जाती है। सेल वाल है तो सिवाय एक बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा, जिसमें कोई बैक्टीरिया नहीं जिसमें कोई सेल वाल नहीं पाई जाती, बाकी तमाम जितने भी बैक्टीरियाज हैं सब में जो है ये सेल वाल पाई जाती है। ठीक है, और प्लाज्मिड की बात करूं तो ये वेरिएबल में आएगा। राइबोसोम इनवेरिएबल है, सब में पाया जाता है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे इनवेरिएबल हो, सब में पाया जाता है। अगर मैं सेक्सुअल पिली की बात करूं तो वो पिली भी किस में आएगा, वो वेरिएबल में आएगा। फिम्बरी है, पिली है, फ्लैजिला भी सब में नहीं पाया जाता, जिनमें पाया जाता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो दीज आर द वेरिएबल स्ट्रक्चर्स। याद रख लें डियर स्टूडेंट्स, वेरिएबल स्ट्रक्चर वो होंगी जो तमाम बैक्टीरियाज में नहीं पाई जाती, वो कुछ में पाई जाती हैं, कुछ में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये कि हम इंडिकेट करते हैं सवालों को कि कौन सी चीज जो है वो पाई जाती है। यह देखें, सबसे पहले हमारे पास जो है वो स्लाइम है। स्लाइम जो है वो आउटर मोस्ट पार्ट है किसका, बैक्टीरिया का। आपको पता है स्लाइम की वजह से ये फेगोसाइटोसिस जो है वो उससे बच जाता है, कोई भी इसको जो है फेगोसाइट्स नहीं कर सकता। और स्लाइम स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जो इसकी प्रोटेक्शन करती है। और पैथोजेनिसिटी जो इसकी बैक्टीरिया की होती है वो भी स्लाइम की वजह से होती है। कैप्सूल की बात करें डियर स्टूडेंट, तो कैप्सूल जो है स्लाइम के अंदर वाली स्ट्रक्चर को हम कैप्सूल बोलते हैं। ये देखिए, इनर टू स्लाइम मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्लाइम जो है, स्लाइम के अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वो कैप्सूल होती है। ये कंपैक्टली पैक्ड होता है, ये कंपैक्टली, और ये ऊपर वाला लूजली होता है, तो स्लाइम हम इजिली उसको उतार सकते हैं। और कैप्सूल जो है वो लूजली अटैच नहीं होता, वो कंपैक्टली पैक्ड होता है। ठीक है जी, तो उसके अंदर जो पाई जाती है सेलवाल पाई जाती है, और सेलवाल जो इनर मोस्ट पार्ट होता है या इनर टू, हम इसको कैप्सूल कह सकते हैं। ठीक है जी, तो इनर टू इसको हम कह सकते हैं ये कैप्सूल है। और याद रख लें डियर स्टूडेंट्स, सेलवाल अगर सेलवाल एब्सेंस होगा तो हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मतलब ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। क्योंकि ग्राम पॉजिटिव जो हैंसन ग्राम जो था, उन्होंने जो सेफ्रेनिन का यूज किया था, या इन्होंने जो है उसका यूज किया था, आयोडीन का यूज किया था प्राइमरी डाइज के लिए या सेकेंडरी डाइज के लिए, तो वो सेलवाल को इंडिकेट किया था। जिसमें सेलवाल पाई नहीं जाती तो उसमें फिर उसको आइडेंटिफाई कर रहे हम कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, इट विल बी डिफिकल्ट जॉब, राइट। तो ये मुश्किल हो जाएगा कि उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें जरा, उसके बाद क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे पाया जाता है, इनर टू सेल वाल पाया जाता है। तो सबसे अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन बनाई गई है। और उसके बाद जो है प्लाज्मिड है डियर स्टूडेंट्स। और प्लाज्मिड के साथ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लाज्मिड एक ऐसा एक एरिया होता है जिसमें एक एफ जीन होता है। एफ जीन का मतलब होता है फर्टिलिटी जीन। तो फर्टिलिटी जीन है, और प्लस में एक और भी इसका काम होता है, दूसरा भी जीन इसके पास होता है कि वो जो मेडिसिन होती है उसको वो क्या करेगा, एंटी रेजिस्टेंस पैदा करेगा, एंटी रेजिस्टेंस टू मेडिसिन। जो भी मेडिसिन वगैरह होती है उनको जो रेजिस्टेंस पैदा करेगा वो कौन करेगा, वो प्लाज्मिड में एक जीन होता है वो करेगा। तो प्लाज्मिड के दो काम होते हैं। ठीक है जी, तो आगे चलकर इसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, राइबोसोम की जो साइज होती है वो 78 सेंटीमीटर की होती है। और यूकैरियोटिक में जो होते हैं वो 80 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 70 होते हैं। ठीक है जी,
फिर यहां से देखें जरा, यहां से थोड़ा सा इनको टर्न करते हैं, तो यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स, ये पिली है, इसको सेक्स पिली कहते हैं हम। और पिली जो है वो नॉन हेलिकल होती है। नॉन, अगर सवाल आ जाता है नॉन हेलिकल स्ट्रक्चर तो हम पिली को टिक करेंगे। और देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और भी जूम करते हैं, तो ये देखें सेल मेम्ब्रेन से ये इन्वेजिनेट हुई है, ये सेल मेम्ब्रेन से इन्वेजिनेट हुई है। देखो ये सेल मेम्ब्रेन है और ये इन्वेजिनेट हुई है बाहर जो निकली है प्रोट्रूजन, या इसको जो हम कहते हैं कि प्रोजेक्शंस जो निकली हैं, वो प्रोजेक्शन किसका है, वो सेल जो है सेल मेम्ब्रेन का है, ये प्रोजेक्शन है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन का जो है ये प्रोजेक्शन है जो बाहर निकला हुआ है। और अगर हम बात करें कि भाई ये ओरिजिनेशन कहाँ से होती है, तो हम कहेंगे कि ये हमेशा सेक्स पिली जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो सेल मेम्ब्रेन से होती है। और सेल मेम्ब्रेन का जो टेक्सचर है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि सेल मेम्ब्रेन का टेक्सचर क्या होता है, फास्फोलिपिड होता है। और सवाल यहाँ से आता है कि जब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये सवाल है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, और डियर स्टूडेंट आपको पता है कि यहाँ पे एम्बेडेशन ऑफ प्रोटीन्स होती है, यहाँ पे प्रोटीन्स पाई जाती हैं और ये फास्फोलिपिड है, तो इसको हम कहेंगे ये लिपोप्रोटीन की बनी हुई है, राइट। लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन इसलिए क्योंकि आपको पता है ये प्रोटीनी गैट्स मौजूद होते हैं, तो ये प्रोटीनी डोर्स होते हैं, प्रोटीन ये डोर होते हैं। और प्रोटीनी डोर की वजह से इनके जो अंदर आना जाना मटेरियल का होता है वो प्रोटीनी डोर की वजह से होता है। तो लिपोप्रोटीन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का जो मेजर कंपोनेंट होता है वो लिपोप्रोटीन। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रख लें कि सेल मेम्ब्रेन तो दो टाइप से होती है, एक प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है, दूसरी यूकैरियोट्स में पाई जाती है। लेकिन यूकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन जो पाया जाता है उसमें कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, तकरीबन 50% जो है उनका कोलेस्ट्रॉल पे है कंसिस्टेंसी जो होती है उनकी होती है, जो कंसिस्ट करेगा वो 50% पे करेगा। लेकिन प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करेंगे तो देयर इज एब्सेंस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे नहीं पाएगा। तो दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो कोलेस्ट्रॉल का है, कि कोलेस्ट्रॉल इट्स एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट्स व्हाइल इट्स प्रेजेंट इन द यूकैरियोट्स। ठीक है जी। तो इनके अलावा डियर स्टूडेंट्स कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको फ्लैजिला की जरूरत पड़ती है, वो और हमारे पास जो है सॉरी हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे कोकाई बैक्टीरिया, तो कोकाई बैक्टीरिया में रेयरली फ्लैजिला पाया जाता है, फ्लैजिला रेयरली फाउंड। लेकिन जो बाकी होते हैं उसमें तो पाया जाता है ना कॉमनली। जैसे हमारे पास दूसरे केसेस कौन से हैं, हमारे पास केसेस हैं कि ये बैसिली है, स्पाइरेला है, इनमें जो फ्लैजिला पाया जाता है। एक्चुअली जो फ्लैजिला निकला है वो भी हिस्ट्री से, अगर लैंड मार्गुलिस की अगर हम बात करें, जो इंडो सैम्बियोट कॉन्सेप्ट में उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा था स्पारोकीट जो बैक्टीरिया था, स्पारोकीट बैक्टीरिया वो ऐसे फ्लैजिला टाइप का था जिसको इनगल्फ किया गया और जिसकी वजह से ये इनके जो है वो फ्लैजिला बन गए थे। ठीक है, तो ये फ्लैजिला बिल्कुल इट्स लुक लाइक इट इट लुक्स लाइक फ्लैजिला। तो ये एक्चुअली ये फ्लैजिला नहीं है, ये स्पारोकीट है। ठीक है, तो ये स्पारोकीट है और फ्लेक्सिबल है, और हेलिकल और फ्लेक्सिबल है। ठीक है जी, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बदल। तो ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स ये फ्लैजिला आपके सामने है और इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बेसल बॉडी। और बेसल बॉडी कहाँ पे होती है, ये बिल्कुल बिसाइड द सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है जी, तो ये यहां से निकले। अब इसको मैं कह सकता हूं ये हेलिकल है, फ्लेक्सिबल है, दो टर्म में इसके लिए यूज कर सकता हूं। लेकिन एक चीज याद कर लें डियर स्टूडेंट्स, जो फ्लैजिला है वो भी दो टाइप का होता है, प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स में भी होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ वंस अगेन, थोड़ा सा इसको जूम कर लिया, कि जो फ्लैजिला है डियर स्टूडेंट्स, फ्लैजिला दो टाइप्स के होंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक प्रोकैरियोट का फ्लैजिला होता है और दूसरा जो है यूकैरियोट्स का फ्लैजिला है। तो प्रोकैरियोट्स में ये देखें जरा, ये प्रोकैरियोट का फ्लैजिला और ये दूसरा यूकैरियोट का। तो डियर स्टूडेंट्स घर तो घर होते हैं हर किसी के, लेकिन उनके मटेरियल का फर्क होता है। ऐसे प्रोकैरियोट्स में जो फ्लैजिला पाया जाता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, फ्लैजिलिन प्रोटीन। यूकैरियोट का जो फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का नहीं बना होता, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का
बना होता है, जिसको हम ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं। ये चैप्टर नंबर सेल वाले चैप्टर जो है उसमें मौजूद है। ये जहाँ पे सेल पढ़ते हैं तो माइक्रोफिलामेंट पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूबल्स पढ़ते हैं। तो माइक्रोट्यूबल्स में आप सिलियास को पढ़ेंगे क्योंकि वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और फ्लैजिला भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो बिकॉज इट रेफर्स टू द ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये फ्लैजिलन प्रोटीन का बना होता है, और वहां का फ्लैजिला जो होता है यूकैरियोट का, वो माइक्रोट्यूबल्स का मतलब ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। तो दिस इज द डिफरेंस। जैसे सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस है थोड़ा बहुत, ऐसे फ्लैजिला का भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं, ये फ्लैजिला है क्या, तो हम कहेंगे इट्स अ लोकोमोटरी ऑर्गन, राइट। इसको हम कहेंगे ये लोकोमोटरी ऑर्गन है, और ये क्या करेगा, ये लोकोमोट करेगा, ये जानदार की डायरेक्शन को चेंज करता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ लोकोमोशन, लोकोमोशन किसको कहते हैं, लोकोमोशन हम कहते हैं जो पोजीशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की चेंज कर दे, एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाए, दूसरी जगह से तीसरी जगह पे चला जाए। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ये जो है, इस मूवमेंट को हम लोकोमोशन कहते हैं, क्योंकि when there is a changes in the position of the living organisms refers to the locomotion, तो these locomotory organ will be utilized। तो ये लोकोमोटरी ऑर्गन, जैसे सिलिया इट्स लोकोमोटरी ऑर्गन, जैसे फ्लैजिला इट्स लोकोमोटरी ऑर्गन। तो ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं जो पोजीशन ऑफ जो जानदार होता है उसकी वो चेंज कर लेते हैं। तो मूवमेंट टुवर्ड्स केमिकल्स एज फूड पार्टिकल्स। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे मैंने एक चीज रखी है, मैंने ये रखा है कि ये इसकी मूवमेंट होती है, फ्लैजिला जो है वो मूवमेंट करवाता है या लोकोमोशन करवाता है। इसको हम कहते हैं ये कैमोटैक्सिस। कैमो का मतलब होता है कि केमिकल्स की तरफ मूवमेंट करवाना, और केमिकल्स डियर स्टूडेंट्स जब भी हम खाना पढ़ते हैं, फूड पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा था, तो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या लिपिड हमने पढ़ा था, ये सारे जो है फूड फैक्टर्स होते हैं, फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये इन्हीं पे चीजों पे मुश्तमिल होते हैं। जैसे ग्लूकोज की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अगर लिपिड की बात करें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अगर प्रोटीन की बात करें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ये नहीं पे हमारा मतलब ये कि हमारा खाना हो या किसी जानदार का खाना हो, सारे का सारा इन केमिकल्स पे कंसिस्ट करता है। तो ये केमिकल्स की तरफ जब मूव करेंगे तो उसको हम कहेंगे ये केमोटैक्सिस है। जब वो उसकी तरफ मूव करेंगे तो ये पॉजिटिव टैक्सिस है। ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव टैक्सिस इसको कहते हैं कि केमोटैक्सिस में पॉजिटिव भी मूवमेंट होती है और नेगेटिव भी होती है। ये दिस इज द फीडबैक लाइक दैट। तो इसको हम कहेंगे, तो फोटोटैक्सिस जैसे होता है कि वो अगर वो लाइट की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि सम बैक्टीरिया आर हैविंग द क्लोरोफिल, सो दे हैव एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर देयर फूड बाय यूटिलाइजिंग द सनलाइट। तो वो सनलाइट को यूटिलाइज करके क्लोरोबियम क्लोरोफिल को यूज करके वो क्या करेंगे, अपना खाना बनाते हैं। तो दे हैव टू मूव टुवर्ड्स द लाइट, तो उनको जो है मूव करना पड़ेगा लाइट की तरफ। तो जिसकी वजह से हम उसको क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं दिस इज अ मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट, इट इज सेड टू बी द फोटोटैक्सिस। तो ये मूवमेंट है टुवर्ड्स द लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ऐसे ही होता है कि जैसे वो मूव कर रहे हैं लाइट की तरफ, और कुछ होते हैं अवे फ्रॉम द लाइट, जो अवे फ्रॉम द लाइट करेंगे मूव, तो उसको हम कहेंगे ये है नेगेटिव, ये नेगेटिव फोटोटैक्सिस है। जो पॉजिटिव मतलब जो लाइट की तरफ मूव करेंगे तो हम उसको कहेंगे ये पॉजिटिव फोटोटैक्सिस है। ऐसे ही केमिकल्स की तरफ मूव करेंगे तो हम उसको कहेंगे ये पॉजिटिव केमोटैक्सिस है, ये नेगेटिव केमोटैक्सिस है। जब वो केमिकल से अवे फ्रॉम द केमिकल्स मूव करें तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको नेगेटिव केमोटैक्सिस हम कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, केमोटैक्सिस और फोटोटैक्सिस आपने सुन लिया, पढ़ लिया। अब चलते हैं डियर स्टूडेंट्स उनकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर, जैसे वेरिएबल स्ट्रक्चर, इनवेरिएबल स्ट्रक्चर, थोड़ी सी डिस्कस हम कर लें कि विच आर द इनवेरिएबल एंड विच वन आर वेरिएबल स्ट्रक्चर्स। तो डियर यहाँ पे देखें, एज वी डिस्कस, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि वेरिएबल स्ट्रक्चर्स और इनवेरिएबल स्ट्रक्चर में ये फर्क होता है कि इनवेरिएबल स्ट्रक्चर फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया लाइक सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, न्यूक्लाइड and somewhat cell wall, क्योंकि सेल वॉल सिर्फ देयर से ओनली सिंगल माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, बाकी जितने भी होते हैं उसमें सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, अब वो सेल वॉल जो है काइटिन की बनी हुई हो या पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई हो, तो जो काइटिन की बनी होती है वो आर्कीबैक्टीरिया जो है उसमें पाई जाती हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन की बात करें तो ये यू बैक्टीरिया की हम बात करेंगे। तो प्रॉपर बैक्टीरिया होता है उसकी जब हम बात करेंगे तो उसमें पाई जाती है
पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है, यू बैक्टीरिया, ठीक है। और आर्की बैक्टीरिया कौन सा होता है? एंशिएंट बैक्टीरिया होता है। डियर स्टूडेंट्स, एंशिएंट बैक्टीरिया क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये प्रीमेटिव है, ये थर्मल वेंट में मिलता था। और इसकी थोड़ी सी कहानी बता दूं इसकी, आप थोड़ी सी मैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आर्की बैक्टीरिया की बात करता हूँ तो डियर आर्की बैक्टीरिया एंशिएंट बैक्टीरिया है। और ये एंशिएंट बैक्टीरिया सबसे पहले जो लाइफ अरोज हुई थी वो वाटर से हुई थी, तो ये थर्मल वेंट से हुई थी, थर्मल वेंट। और थर्मल वेंट को हम हॉट स्प्रिंग भी कहते हैं। ये हॉट स्प्रिंग, जो गर्म पानी थे उसमें कैटालाइटिक प्रोसेस वाली लाइफ सबसे पहले जो है वो वजूद में आई थी। उसके बाद जो है एनाबॉलिक रिएक्शन हुआ था। इससे पहले जितने भी थे वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस थे। उस वक्त जो टेम्परेचर था डियर स्टूडेंट्स वो 120 सेल्सियस था। इस वक्त भी थर्मल वेंट में मिलता है आर्की, इस वक्त भी थर्मल वेंट में मौजूद है। जो गर्म चश्मे होते हैं उसमें इस वक्त भी मौजूद होता है। तो इसमें जो प्रोसेस था वो कैटाबोलिक रिएक्शंस होते थे। कैटाबोलिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया जाता है। तो कैटाबोलिक रिएक्शन इसलिए क्योंकि उनमें माइटोकॉन्ड्रियल बैक्टीरिया मौजूद था, क्योंकि वो क्या करता था? ऑक्सीजन को जो है वो इंटर करता था। ठीक है जी, तो एंशिएंट बैक्टीरिया की थोड़ी सी कहानी मैंने आपको बता दी। आर्की बैक्टीरिया में और पेप्टाइडोग्लाइकन में ये थोड़ा सा फर्क है। तो चलते हैं अभी डियर स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन। आप सेल मेम्ब्रेन का आइडिया हो गया। ये सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ द बैक्टीरिया। और साइटोप्लाज्म सब में पाया जाता है। राइबोसोम 70S का सब में पाया जाता है। न्यूक्लाइड किसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? न्यूक्लाइड हम उसको कहते हैं जो एक जगह हो जहाँ जो एक्यूपाइड हो। किससे एक्यूपाइड हो? ये न्यूक्लिक एसिड से एक्यूपाइड होता है। साइटोप्लाज्म का एरिया, उस जगह को हम न्यूक्लाइड बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस और न्यूक्लाइड में फर्क होता है। न्यूक्लियस तब वजूद में आया था जब हम एक थ्योरी पढ़ेंगे कि उसको हम कहते हैं सेल क्या बोलते हैं उसको? मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन इन्वेजिनेशन तो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन में लाइन मार्गुलिस ने कहा था कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड होती गई, और उन्होंने ये जो अंदर फैले हुए थे ये जो मादे, जैसे कि न्यूक्लाइड था उसमें क्रोमेटिन नेटवर्क था, तो उसके ऊपर उन्होंने क्या किया? मेम्ब्रेन बना दी, फिर वो मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से बताया कि ये जिगजैग जो मूवमेंट है, ये जो मेम्ब्रेन है, तो ये सारी की सारी मेम्ब्रेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन से पैदा हुई है। जैसे कि उन्होंने दूसरा कॉन्सेप्ट भी दिया था जिसको एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस कहते हैं। तो एक्चुअली ये एवोल्यूशन से ताल्लुक रखता है लेकिन उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ मिलते हैं प्रोकैरियोट्स में। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ लिया न्यूक्लियोइड भी होता है, राइबोसोम भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, और सेल मेम्ब्रेन। ये कॉमनली फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ द बैक्टीरिया, तो सब में पाए जाते हैं। लेकिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वेरिएबल्स? वेरिएबल्स मींस चेंज, मतलब ये सारे सब में नहीं पाया जाता। ये फ्लैजेला इट इज फाउंड इन पर्टिकुलरली जो बैक्टीरिया होते हैं विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ द फूड। ठीक है, जैसे हमने कोकाई की बात करते हैं तो बेटा कोकाई में ये फ्लैजेला जो है रेयर पाया जाएगा, मतलब कॉमनली केसेस में नहीं पाया जाता। पिली की बात करें, फिम्बरी की बात करें, तो पिली जो है सेक्स पिला है वो सब में नहीं पाई जाती, फिम्बरी सब में नहीं पाई जाती, प्लाज्मेट सब में नहीं पाया जाता। स्पोर्सिस जो है वो सिस जो है ये अनफेवरेबल कंडीशंस में बैक्टीरिया का जो है वो क्या करते हैं? उसको अनफेवरेबल कंडीशंस में उसको रिलीफ देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन ये भी सब में नहीं पाए जाते। स्लाइम जो है वो उसको पैथोजेनिसिटी से बचाता है। देखें सारे के सारे जो है बैक्टीरिया वो पैथोजेनिसिटी से महफूज नहीं होते, उन पे कुछ बैक्टीरिया कुछ जो है वो एंटीजीन्स लाइक फेज जो होते हैं वो उन पे अटैक कर लेते हैं। तो मतलब ये कि लाजमी नहीं कि हर एक बैक्टीरिया में ये स्लाइम पाया जाता है जो उसकी प्रोटेक्शन करता है। अगर ये प्रोटेक्शन सब में होता तो किसी भी बैक्टीरिया पे अटैक ना होता। फिर ऐसे कैप्सुलर रिएक्शंस और ग्रेन्यूल्स जो पाए जाते हैं वो सब में नहीं पाए जाते। ठीक है जी, तो डियर स्टूडेंट्स अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की। तो डियर स्टूडेंट्स ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ये सारी कहानी जो है वो सेल वॉल की है। और एक बंदा था जिसका नाम था हेंसन ग्रैम। तो ग्रैम ने क्या किया था? ग्रैम ने दो बैक्टीरियाज लिए थे और बैक्टीरियाज लेके फिर उनको क्या किया था? उनको डाइव किया था।
तो यहाँ पे देखें जरा, यहाँ पे एक थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ, उस कहानी को उम्मीद है याद करेंगे आप। डियर स्टूडेंट्स, ये जो कहानी बता रहा हूँ मैं, इससे काफी आपके एमसीक्यूज हल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पर्पल कलर है, यहाँ पे देखेंगे ये पिंक कलर है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये सेकेंडरी डाई है, और यहाँ पे देखेंगे ये प्राइमरी डाई है, ठीक है। और यहाँ पे देखो वायलेट है, और यहाँ पे अल्कोहल का जिक्र नहीं है, लेकिन अल्कोहल का जिक्र भी मैं कर देता हूँ, अल्कोहल, ठीक है। अब बात कुछ इस तरह थी कि हैंसम ग्रेम ने क्या किया था, उन्होंने दो किस्म के बैक्टीरिया ले, उन दोनों को जो है सबसे पहले जो प्राइमरी कलर जो है पर्पल कलर जो है वो प्राइमरी डाइज जो है उसमें स्टैन किया, उसने दोनों को किया था। फिर अल्कोहल से उनको धोया, तो अल्कोहल से वो डीकलराइज हो गए, एक डीकलराइज हुआ, दूसरा डीकलराइज नहीं हुआ। तो डीकलराइज करने के लिए याद कर ले एमसीक्यूज है कि कौन सी चीज है डीकलराइज करेगी, तो हम उसको अल्कोहल को जो है वो टिक करेंगे कि अल्कोहल जो है वो डीकलराइज करता है। और इनके अलावा फिर दूसरा जो डीकलराइज हो गया था उसको दोबारा सेकेंडरी डाइज में उन्होंने जो है वो दूसरा कलर जो है उन्होंने डाला था पिंक कलर में जाओ, लेकिन ये डाई जो था वो सेफ्रेनिन था। अब ये सेफ्रेनिन और यहाँ पे आयोडीन के साथ उन्होंने क्या किया था, उनको आयोडीन जो है उनके साथ उन्होंने क्रिस्टल आयोडीन के साथ उन्होंने जो है उसको स्टैन किया था, जिसकी वजह से सस्टेन जो है इसका कलर जो है वो सस्टेन कर पाया, और वहां जो है कलर सस्टेन नहीं कर पाया, तो सेफ्रेनिन को यूटिलाइज किया गया था दोबारा। तो दोबारा जो है सेकेंडरी डाइज के लिए सेफ्रेनिन को, अब उसका कलर जो है सेकंड टाइम जो है वो जो नेगेटिव थे उनके सेकंड टाइम जो कलर था वो उतरा नहीं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम जो उसका कलर जो था वो डीकलराइज हो गया था बाय यूजिंग द अल्कोहल। तो फिर इसने जो है कंक्लूड निकाला था कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो फर्स्ट टाइम जो है वो कलर जो है प्राइमरी डाइज जो है वो ले लेते हैं, और दूसरे जो है वो सेकेंडरी ले लेते हैं। तो फिर उन्होंने स्ट्रक्चर बताई कि कौन से प्राइमरी के हैं, कौन से सेकेंडरी के हैं, कौन से कलर डीकलराइज कर लेंगे, कौन से जो है वो डीकलराइज नहीं करेंगे। तो यहाँ से एमसीक्यूज क्या बनेंगे, यहाँ से एमसीक्यूज ये बनेंगे डियर स्टूडेंट्स कि सेफ्रिनेन जो है ये देखें ये सेकेंडरी डाइज के तौर पे हम इसको जो है वो काउंट करते हैं, और ये देखें ये जो आयोडीन जो है वो प्राइमरी डाइज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको। तो ये दोनों केमिकल्स हैं, ठीक है। जो कलर है पर्पल कलर जो है वो सबसे पहले पर्पल कलर को यूटिलाइज किया गया था, फिर बाद में जो है वो पिंक कलर को यूटिलाइज किया गया था, लेकिन प्राइमरी डाइज के लिए सेफ्रिनेन और प्राइमरी डाइज के लिए आयोडीन को हम यूज करते हैं, वायलेट आयोडीन को, और इसको सेकेंडरी के लिए हम सेफ्रिनिन को इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसकी स्ट्रक्चर में भी थोड़ा फर्क था, उसके बाद उन्होंने जो है स्ट्रक्चर बता दी भाई ये क्यों उतर गया, ये क्यों नहीं उतरा। तो ग्राम पॉजिटिव में उन्होंने क्या बताया, ग्राम पॉजिटिव में देखें जरा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी चेन जो थी वो किसकी थी, पेप्टाइडोग्लाइकन की बहुत बड़ी चेन थी, और इसमें आउटर मेम्ब्रेन जो है इसकी तरह यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। देखो यहाँ पे एक ये आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है, इनके एक इनर मेम्ब्रेन पाई जाती है, दोनों मेम्ब्रेन देखें स्ट्रक्चर जो है वो सेल मेम्ब्रेन की तरह ही इनकी स्ट्रक्चर है। तो ये नंबर 1 है जो इनर है, नंबर 2 जो आउटर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई आउटर नहीं है। सवाल ये आ सकता है कि आउटर किस में नहीं, आउटर मेम्ब्रेन किस में नहीं पाई जाती। अब इनमें से थोड़ी और जो है आप एमसीक्यूज पर थोड़ा सा देख लें कि टेकोइक एसिड जो है एक वो एसिड है, ये देखें जो कहाँ पे है, एक पेप्टाइडोग्लाइकन जो है उनके साथ इनके जो लिंकेज है सबको लिंक जो करता है वो टेकोइक एसिड करता है। एक दूसरा है लिपोटेकोइक एसिड। लिपोटेकोइक एसिड इसलिए क्योंकि लिपिड की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ ये अटैचमेंट होती है इसकी, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ये लिपोटेकोइक एसिड है। लेकिन यहाँ पे एक और भी परसेंटेज, अगर परसेंटेज की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखें परसेंटेज, यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन की परसेंटेज जो है 50% है। देखें यहाँ पे एक पेप्टाइड की लिंकेज है, ये पूरे का पूरा बंडल है पेप्टाइड का, मतलब ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है जिसके साथ ये कार्बोहाइड्रेट के साथ इनका कॉम्बिनेशन है, जिसको हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन है, ठीक है जी। अब देखें इन दोनों के दरमियान में ये नीचे वाला जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन या जिसको हम लिपिड लिपो प्रोटीन का बना हुआ मेम्ब्रेन जिसको आप ये कह सकते हैं। अब दोनों के दरमियान में एक स्पेस होता है जिसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों बिल्कुल अटैच नहीं होते, तो दरमियान में थोड़ा सा स्पेस होता है, तो जिसको हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो रिएक्शंस यहाँ पे देख लें थोड़ा सा कि लिपिड जो है उसकी परसेंटेज हमारे पास है, जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें लिपिड की परसेंटेज है 1 to 4%। ये एमसीक्यू है आपका। यहाँ पे चूंकि डबल है, एक ये है एक ये है, इसलिए इसकी परसेंटेज जो होगी वो होगी 11 to 12%, ठीक है। और यहाँ पे देखें
यहाँ पे मैंने लिखा है लिपोपोलीसेकेराइड। तो लिपोपोलीसेकेराइड डियर स्टूडेंट्स कहाँ पे होगा, ये मेम्ब्रेन के बाहर होगा, यानी से जो आउटर मेम्ब्रेन होगी इससे बाहर जो होगा जो लिपोपोलीसेकेराइड। पोलीसेकेराइड जो है वो क्या है, एक बड़ा, ये एक मैक्रो चेन है। किसकी मैक्रो चेन है, ये ग्लूकोज की मैक्रो चेन होती है, जो इमर्ज आउट होती है कहां से, आउटर मेम्ब्रेन से, ना कि ये पेप्टाइडोग्लाइकन से नहीं। पेप्टाइडोग्लाइकन के लिए आप दो चीजें याद कर लें कि पेप्टाइडोग्लाइकन में लिपोटेकोइक एसिड को याद कर लें और आपने टेकोइक एसिड को याद करना है, और पेप्टाइडोग्लाइकन को 50% जो है उसका एमसीक्यूज याद कर ले। तो दीज आर द एमसीक्यूज। और लिपिड के जो होंगे वो 1 to 4% होगी। लेकिन यहाँ पे लिपिड मैंने आपको बताया कि डबल होती है, एक ये है एक ये है, तो ओवरऑल जो है इनकी परसेंटेज 11 to 12% हम पढ़ेंगे। और पेप्टाइडोग्लाइकन देखें, छोटी सी एक चेन होती है पेप्टाइडोग्लाइकन, तो पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो 10% होती है, यहाँ पे 50% होती है। तो ओवरऑल अगर इनको देखें, ओवरऑल इनकी जो साइज है दोनों की, तो डियर स्टूडेंट्स ये भी एमसीक्यू ओवरऑल साइज थिकनेस देख लें पेप्टाइडोग्लाइकन की, यहाँ पे 8 to 11 जो है वो होती है। और यहाँ पे देखें ओवरऑल इनकी जो है वो देख लें साइज देखें 20 to 80 जो है ओवरऑल इक्वेशन का मतलब, ओवरऑल इनका जो साइज का मतलब होता है ये पूरे का पूरा साइज बता दो। तो पूरे का पूरा साइज फिर भी बड़ा किसका है, पूरे का पूरा साइज जो है वो पॉजिटिव का बड़ा है, क्योंकि इसकी थिकनेस ज्यादा है। किसकी वजह से थिकनेस ज्यादा है, वो ये पेप्टाइडोग्लाइकन की वजह से ज्यादा है। तो इनके एमसीक्यूज कौन कौन से हो सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें सबसे पहले हम कहेंगे कि ग्राम पॉजिटिव जो होगा उसमें आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और वो किसकी बनी हुई है, उसमें जो है टेकोइक एसिड मौजूद होता है, लिपोटेकोइक एसिड मौजूद होता है। ठीक है जी, तो ये देख लें ऊपर हमने इसमें देख लिया कि ये देखें टेकोइक एसिड और लिपोटेकोइक एसिड मौजूद है। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं इसमें लिपोटेकोइक एसिड, और यहाँ पे परसेंटेज देख लें लिपिड की 1 to 4% है, यहाँ पे पेप्टाइड देखें 50% है। ओवरऑल देखें इसकी साइज जो है 20 to 80 nm की होती है, और स्टेन पर्पल इनका होता है कलर का, और उनका डाई जो होता है क्रिस्टल वो कौन सा होता है, वो वायलेट होता है, और प्राइमरी जिसको हम प्राइमरी डायस बोलते हैं। ठीक है जी, अब हम आते हैं यहाँ पे देखिए पेप्टाइडोग्लाइकन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए पेप्टाइडोग्लाइकन ओवरऑल सारी चीजें, तो प्रेजेंस यहाँ पे मौजूद होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन यहाँ है लेकिन यहाँ पे देखो नहीं है, एब्सेंट है। तो याद कर लें, इन्हीं में से मैंने अपने टेस्ट बनाए हुए हैं, और टेस्ट जो है जो पास पेपर को सामने रखकर ये मैंने अपने जो है वो लेक्चर्स बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को दूसरे किसी रिसोर्सेज की जरूरत ना पड़े। सिंटेक्स वाले जो मुझे देख रहे हैं तो वो सिंटेक्स, या किसी दूसरे टेक्स्ट वाले जो मुझे देख रहे हैं पंजाब टेक्स्ट या फेडरल, तो डियर स्टूडेंट्स ये किसी को दूसरे टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने सारे का सारा जो है सबका निचोड़ निकाल के मैंने अपना लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये मैंने जो स्लाइड बनाई है सबका निचोड़ है, और 5 पेपर को खास तौर पर मैंने सामने रखकर ये सारी चीजें बनाई है। तो बस आपने मुझे फॉलो करना है और ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, तो ये अपने स्टूडेंट्स की जो है उनके आसानी के लिए ये सारी चीजें मैंने पहले ही ये जो है सेट कर ली है। तो यहाँ पे देख लें ये आउटर मेम्ब्रेन नहीं इसमें पाई जाती है, इसमें एब्सेंट बहुत होती है, और इसमें आउटर मेम्ब्रेन जो है डियर स्टूडेंट्स किससे बनी हुई होती है, आपको पता है लिपोप्रोटीन की बनी होती है। अभी मैंने आपको बताया लिपोप्रोटीन जो है वो फास्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर होता है, ये देखें वो प्रोटीन के साथ कॉम्बिनेशन होता है इनका। लिपोपोलीसेकेराइड यानी जो यहाँ से निकलता है, लिपिड से जो पोलीसेकेराइड निकलता है तो उसको लिपोप्रोटीन बोलते हैं, जिसको ग्लाइकोकैलेक्स के तौर पे भी हम ना जानते हैं। लिपिड देख लें 11 to 12% होती है, क्योंकि डबल लेयर्ड होती है लिपिड की। पेप्टाइडोग्लाइकन यहाँ पे बिल्कुल कम होता है, 10% होता है। अब ये कहा जा सकता है कि 10% पेप्टाइडोग्लाइकन किसमें पाया जाता है, या लेस अमाउंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन किसमें पाया जाता है, तो डियर स्टूडेंट्स यू आंसर विद द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और याद कर ले पॉजिटिव हमारे पास कम, और जो नेगेटिव होते हैं वो हमारे पास ज्यादा होते हैं। ओवरऑल थिकनेस देखें तो यहाँ पे देखें 8 to 11% है, और एनएम है सॉरी। तो स्टेन देख लें, पिंक स्टेन देख लें यहाँ पे सेकेंडरी ड्राइस के तौर पे, और ये सेकेंडरी ड्राइस के तौर पे हम क्या लेते हैं इसको डियर स्टूडेंट्स, सैफरनियन लेते हैं। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।